हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आरएम। अपन ने पिछली दो क्लास में पढ़ा था कि पहले क्लास में अपन पढ़ा था फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट क्लास थी, उसके बाद सेकंड क्लास थी, उसमें अपन ने पीएच के बारे में पढ़ा था, एसिड बेस के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो थर्ड क्लास है उसमें अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, होम्योस्टेसिस। ठीक है, हीमियोस्टेसिस मत बोल देना, होम्योस्टेसिस होता है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना पक्का, डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, होता क्या है होम्योस्टेसिस, इसको समझो, बिल्कुल सिंपल वर्डों में समझो। आपकी बॉडी होता है, इसका एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, एक्चुअली इस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस है ना। इस इंटरनल एनवायरनमेंट में हर सब्सटेंस है वो एक सर्टेन लिमिट में पाया जाता है, एक सर्टेन रेंज में पाया जाता है, सर्टेन लिमिट में पाया जाता है। सर्टेन मतलब कि निश्चित लिमिट में पाया जाता है। ठीक है, एक नैरो रेंज में पाया जाता है। उसको उस नैरो रेंज में मेंटेन करके रखना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपकी बॉडी बुक में जो जो एग्जांपल दिए हैं उसमें समझाता हूं मैं। पहला है बॉडी कोर टेम्परेचर या कोर बॉडी टेम्परेचर, है ना। क्या होता है कोर बॉडी टेम्परेचर? क्या होता है, जितने अपने इंटरनल ऑर्गन होते हैं, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, इनका जो टेम्परेचर होता है इसको वो अपन बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी वैल्यू होता है 36.9, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, या रेंज की अपन बात करें तो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो आप देख रहे हो कि आपका बॉडी टेम्परेचर है वो एक नैरो लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही रहता है। चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री हो, चाहे अंदर का टेम्परेचर 16 डिग्री हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करता है ना, एडजस्टमेंट करके कुछ भी करो तो उसका टेम्परेचर इतना ही आएगा। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। दूसरा एग्जांपल जो दिया है वो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मेनली अपन जब आप ड्यूटी करोगे तो तीन इलेक्ट्रोलाइट को ड्यूटी होता है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम और एक होता है कैल्शियम। ठीक है, सोडियम की वैल्यू क्या होती है, 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, यदि मैं पोटेशियम वैल्यू बात करूं तो इसकी वैल्यू है 3.5 से 5.1 मिलीमोल पर लीटर। कैल्शियम की बात करो तो कैल्शियम दो तरह होता है, आयोनाइज और नॉन आयोनाइज। यदि अपन आयोनाइज की बात करें तो आयोनाइज होता है 4.5 से 5.5 मिलीग्राम पर डी। यदि मैं टोटल की बात करता हूँ तो वो होता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे नैरो लिमिट में, आप चाहे कितना ही सोडियम डालो, कितना ही पोटेशियम डालो, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट को भी अपनी एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखता है। ये सब होम्योस्टेसिस है ना। नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊं पीएच। आप पीएच को आपने पिछली क्लास में बताया था कि हमने पीएच होता है। आवाज चली गई तो आपके जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45 होता है ना। और आपकी बॉडी इस पीएच को क्या करती है, मेंटेन भी करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे बफर से कैसे भी वो मेंटेन करती है। तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, होम्योस्टेसिस है कि एक नैरो रेंज है, सर्टेन लिमिट है, इसके अंदर ही आपका पीएच रहेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे बताया ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल की बात हुई तो आप जानते हो ग्लूकोज लेवल क्या है अपनी बॉडी का। अपन दो तरह से शुगर कराते हैं, एक तो कराते हैं भूखे पेट एफबीएस, और एक कराते हैं अपन भरे पेट मतलब पोस्ट पेरेंटल। तो भूखे पेट की वैल्यू होती है 70 to 11 ग्राम मिलीग्राम पर डीएल, जबकि पोस्ट पेरेंटल क्या होता है 140 से 200 मिलीग्राम पर डीएल तक क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। तो ये भी एक लिमिट के अंदर ही क्या है, मेंटेन है। इससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा, नॉर्मल इंसान के अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट आता है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये आप जानते हो 80 से 100 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है, 80 से 100 mm ऑफ Hg। यदि अपन जानते हैं PCO2, यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात करते हैं तो ये होता है 35 से लेके
45 mm ऑफ Hg। तो ये सब एक लिमिट के अंदर ही मेंटेन, आप देख लो, इससे ना ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, इस लिमिट के अंदर ही बने रहते हैं हर सब्सटेंस। तो ये एक लिमिट के अंदर सब्सटेंस बने होते हैं, ये ही क्या है, होम्योस्टेसिस है। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे रखा है, बीपी, ब्लड प्रेशर। आपको पता है आपका बीपी होता है 120 से 139, जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो इतना मेंटेन रहता है, और डायस्टोलिक की बात करें तो 80 टू 90 डायस्टोलिक प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये सारे लेवल है ना, ये सारे सब्सटेंस में आपको बता रहा था, वो एक लेवल पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक लेवल पे इसी को अपन क्या बोलते हैं, होमोस्टेसिस बोलते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, पीएच हो, ग्लूकोज लेवल हो, पीओ2, पीसीओ2, बीपी, कुछ भी हो, एक नॉर्मल सर्टेन लिमिट के अंदर पाए जाते हैं, एक सर्टेन लिमिट के अंदर पाए जाते हैं, नैरो रेंज के अंदर पाए जाते हैं। और इसको ये मेंटेन करने का जो प्रोसेस है ना, इसको जो मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। अब याद रखना, यदि ये प्रोसेस कभी फेल हो गया तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम करेगा, मान लो आप बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक होता है ना कि इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपकी बॉडी में काफी ऐसी दिक्कत आ गई, तो उसको अपन बोलते हैं कि होम्योस्टेसिस फेल हो गया, और वो सीरियस कंडीशन फेल हो जाती है। अब देखो ये कैसे मेंटेन करता है, इसको भी समझेंगे। होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, वो अपने दो एक्टिविटीज करता है। वो होम्योस्टेसिस अपनी बॉडी में मेंटेन होता है, वो करता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसे फीडबैक मैकेनिज्म के, और आपको अपनी बॉडी में दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। हाँ, दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं, एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। देखिए फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो दो ही केस में पाए जाते हैं, दो ही एग्जांपल है इसके। ये तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेबर के टाइम पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो, ठीक है, तो दूसरा है ब्लड क्लॉट। बाकी जितने भी एक्शन होते हैं, जितने भी होम्योस्टेसिस मेंटेन होते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही होते हैं। आपकी बॉडी में एक एग्जांपल और समझाया गया है, जैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, उसके एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया है, समझो। ठीक है, क्या समझाया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, समझो। इसमें एक्चुअली देखो अपने को तो होता है नॉर्मली कि भाई इसी मतलब आप बैठे हो कहीं पे और आप क्या कहते हो कि यार टेम्परेचर कम हो गया है ना, सर्दी लग रही है, जाके एसी वाले भैया को बुलाओ और टेम्परेचर बढ़वाओ, या गर्मी लग रही है तो एसी वाले भैया को बुलाओ, टेम्परेचर कम करो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कई जगह जैसे बड़े बड़े आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों के आईसीयू आईसीयू देखते हो, तो वहां पे क्या होता है, थर्मोस्टेट डिवाइस होती है, तो होता है थर्मोस्टेट डिवाइस लगी होती है रूम में। ये थर्मोस्टेट डिवाइस क्या होता है, अपने आप टेम्परेचर को कैप्चर कर लेती है, ये अपने आप टेम्परेचर है उसको क्या कर लेती है, असेस कर लेती है कि आपके रूम का टेम्परेचर इतना है। तो एक प्री सेट टेम्परेचर रख दिया जाता है कि भाई इतना ही टेम्परेचर रहेगा रूम का ना, एक प्री सेट टेम्परेचर रख दिया, जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और ये थर्मोस्टेट डिवाइस है वो इसको मेजर करते रहती है कि कितना है रूम का टेम्परेचर रखा रहता है। अब जैसे ही रूम का टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है ना, तो थर्मोस्टेट डिवाइस क्या है, ये मैसेज देती है, एक देती है बॉयलर को, बॉयलर कंट्रोल यूनिट को, बॉयलर कंट्रोल यूनिट को मैसेज देती है। वो मतलब थर्मोस्टेट डिवाइस कहेगी कि आपके रूम का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, जैसे आपके रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो थर्मोस्टेट डिवाइस ने इसको असेस करा कि भाई 25 हो गया, 25 करना है, तो बॉयलर कंट्रोल यूनिट को मैसेज भेजते हैं, और बॉयलर कंट्रोल यूनिट है वो बॉयलर को कंट्रोल करती है, और वो बॉयलर को क्या कर देगी, स्लो कर देगी कि भाई सॉरी स्लो कर देगी कि भाई गर्मी ज्यादा हो रही है, ठंड करो, आप बॉयलर है उसको स्लो करो, एसी को बढ़ा दो, है ना, हीट होगा।
तो ऐसे होता है पूरा मैकेनिज्म। आपको बार बार एसी वाले भैया को बुलाने की जरूरत नहीं है। थर्मोस्टेट डिवाइस रखी होती है, वो कैप्चर करती है रूम का टेम्परेचर। जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉयलर कंट्रोल यूनिट को मैसेज भेज देती है, जो बॉयलर को स्लो कर देता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो मतलब ये बताना चाह रहा है, ये आपको एग्जाम्पल दिया है उसने, है ना। तो ये बताना है कि कोई भी अपनी बॉडी में मैकेनिज्म होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है डिटेक्टर, जो असेस करता है। दूसरा होता है आपके कंट्रोल यूनिट। तो तीसरा होता है इफेक्टर। तो समझो, डिटेक्टर क्या होता है? जो असेस करता है कि आपके, जैसे यहाँ पे असेस करा थर्मोस्टेट डिवाइस ने, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? डिटेक्टर हो गया। यहाँ पे जो थर्मोस्टेट डिवाइस है वो क्या हो गया? डिटेक्टर हो गया। उसने असेस करा ना कि भाई रूम का टेम्परेचर वो बढ़ गया। कंट्रोल यूनिट है, जो बॉयलर कंट्रोल यूनिट है भाई, जो इस सब चीज को असेस करके, डिटेक्टर जिसके पास मैसेज पहुंचाता है, जो इसको आगे जाके मेंटेन करेगी। तो जैसे बॉयलर कंट्रोल यूनिट के पास मैसेज पहुंचाया इसने, तो वो क्या हो गया? इसका कंट्रोल यूनिट हो गया। ठीक है। और इफेक्टर जो बॉयलर था, एंड में बॉयलर ने तो स्लो होके टेम्परेचर को क्या करा है? कम करा है ना, तो इफेक्टर हो गया बॉयलर। ठीक है, ये आपकी बुक में एग्जांपल समझाया गया है। तो अब समझो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, इसको मैं समझाता हूँ। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, और अपनी बॉडी में मेनली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही पाई जाती है। ठीक है, अब समझो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है अपोजिशन। अपोजिशन, यदि कोई चीज राइज हो रही है तो ये उसको डिक्रीज कर देगा, तो कोई चीज यदि फॉल हो रही है तो उस चीज को राइज कर देगा। समझे? यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर वो है 36.9, ठीक है। यदि ये टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो आपकी बॉडी देखेगी भाई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये उसको कम करने का ट्राई करेगी। ठीक है। यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये चाहता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। अपनी बॉडी क्या करेगी? उस टेम्परेचर को बढ़ाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है कि अपोजिशन करना। यदि कोई चीज कम हो रही है तो उसको बढ़ाना, और कोई चीज ज्यादा हो रही है तो उसको कम करना, अपोजिशन करना। अपनी बॉडी उसको बैलेंस करने का ट्राई करती है, उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अपनी बॉडी में जितनी भी फीडबैक मैकेनिज्म होती है, ज्यादातर मोस्टली 99% वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे ही काम करती है। एक एग्जांपल अपनी बॉडी दिया है आपकी बुक में, वो ये दिया है आपके बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है नेगेटिव उससे फीडबैक मैकेनिज्म से, उसको समझाया है ना। तो समझो, सपोज करो क्या होता है, कैसे फ्लो चार्ट, वही डिटेक्टर की अच्छे समझाऊंगा। सबसे पहले डिटेक्टर आता है। आपकी जो नर्व एंडिंग सेल है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसके, मान लो बहुत ठंडा हो गया है ना, आपकी बॉडी बहुत कूल हो गई है, तो वो असेस कौन करेगा? नर्व एंडिंग है, नर्व सेंसरी नर्व एंडिंग है, जो एंडिंग है ऑन स्किन। स्किन के ऊपर जो सेंसरी नर्व हैं वो असेस करेंगे कि भाई टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो वो डिटेक्टर हो गया। तो डिटेक्टर कौन हो गया? ठीक है, नर्व एंडिंग सेल हो गई। उसके बाद में यही मैसेज वो किसको भेजते हैं? हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। और हाइपोथैलेमस सारा रेगुलेशन करेगा। आपको पता है टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट हो गया। तो हाइपोथैलेमस असेस करता है, हाँ भाई हकीकत में बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो वो ये मैसेज फिर भेजता है आपके स्केलेटल मसल्स को, जो काम करेगी उसको बोलते हैं इफेक्टर। क्या बोलते हैं? इफेक्टर बोलते हैं। ये दो हो सकते हैं, एक तो होती है स्केलेटल मसल। मतलब स्केलेटल मसल कैसे टेम्परेचर बढ़ाएगी, और दूसरा होती है आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। पेरिफेरल मतलब हाथ पांव के दूर वाले ऑर्गन की ब्लड वेसल। समझो कैसे काम करती है। स्केलेटल मसल क्या करेंगी कि वहां पर शिवरिंग स्टार्ट कर देगी, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, शिवरिंग स्टार्ट कर देगी, और शिवरिंग से वहां पे क्या होती है? हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट जनरेट होती है, और आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो आप शिवरिंग करने लग जाते हो ना, तो ये जो स्केलेटल मसल है ये इफेक्टर हो गया।
दूसरा पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, उनमें होने लग जाता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होने लगता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब समझते हो कि वो पतली पतली होने लग जाती है, नैरोइंग होने लगती है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है उनमें, है ना। क्यों होने लगता है भाई? पेरिफेरल में चाहे ब्लड सप्लाई कम हो जाए, अपन को उस टाइम मैंडेटरी होता है, देखो जहां पे भी ब्लड रहता है ना, जहां पे ब्लड सर्कुलेशन रहता है, वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे टेम्परेचर भी रहता है। ठीक है, यदि कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है। अब आप पता है बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो आपके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरिफेरल ब्लड वेसल वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। और ऐसा इसलिए करती है अपनी बॉडी क्योंकि अपने सेंटर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए। पेरिफेरल को ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो चल जाएगा, लेकिन सेंटर ऑर्गन होते हैं उनको ब्लड सप्लाई पूरी होनी चाहिए। इसलिए क्या करती है अपनी बॉडी कि पेरिफेरल का ब्लड फ्लो है उसको तो कम कर देगी और सेंटर का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देती है। तो सेंटर में आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा जबकि पेरिफेरल में आपका ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अपना जो नेक्स्ट है, अपन ने मतलब कि ये एक एग्जांपल से समझाया, आपका बॉडी टेम्परेचर को है वो एग्जांपल से समझाया। ठीक है, कि आपका बॉडी टेम्परेचर फॉल होता है तो क्या क्या होता है। उल्टा होता है, यदि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो भी वही स्किन जो टेम्परेचर है, यदि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, ये मैंने बताया कि फॉल हुआ है तब है ना, लेकिन बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तब तो डिटेक्टर वही होगा, नर्व उसको असेस कर लेगी बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, हाइपोथैलेमस कंट्रोल यूनिट होगा, हाइपोथैलेमस असेस कर लेगा कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या होगा, स्केलेटल मसल की सीवरिंग नहीं होगी, लेकिन जो पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेजो डायलेशन हो जाएगा। उल्टा होगा क्योंकि अब पेरिफेरल का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई सेंटर का टेम्परेचर नॉर्मल रखना ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही इसका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो कि क्या होता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कि जब बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर फ्लो कम हो जाता है, मतलब कि टेम्परेचर फॉल हो जाता है, तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ये आपके एमसीक्यू आया हुआ है एक बार। ठीक है, तो ये होम्योस्टैसिस है ना। तो ये अपन ने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अपन पढ़ते हैं। साथ में इसमें एक और एक्शन ऐड कर सकते हो आप, बिहेवियर चेंज का, है ना। एक आपकी बुक में बताना भूल गया, बिहेवियर चेंज भी अपन करने लगते हैं। बिहेवियर चेंज का मतलब होता है अपन ब्लैंकेट ओढ़ने लगते हैं, कपड़े पहनने लगते हैं, तो ये भी एक तरह के चेंज में आता है ना। तो 3 एक्शन, यदि बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है तो अपनी बॉडी स्केलेटल मसल्स में सीवरिंग करने लगती है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है उनमें, तो बिहेवियर चेंज आते हैं, अपन गरम गरम कपड़े पहनने लगते हैं, है ना। ये सब आता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है वो होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या आता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब समझो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। नॉर्मली पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कुछ ही एग्जांपल होते हैं, जैसे 2 ही एग्जांपल है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन है ड्यूरिंग लेबर, है ना, समझाऊंगा इसको। और दूसरा होता है ब्लड क्लॉटिंग। देखो जैसे मैंने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बताया था कि कोई चीज बढ़ रही है तो आपकी बॉडी चाहती है कि उसको कम कर देना, कोई चीज कम हो रही है तो आपकी बॉडी चाहती है उसको बढ़ा देना। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, अपोजिशन करना। इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? सपोर्ट करना। यदि कोई चीज बढ़ रही है तो उसको और बढ़ाओ, और कोई चीज कम हो रही है उसको और कम करो। ठीक है, इसलिए ये बहुत रेयर पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या है। जब सपोज करो ये यूट्रस है ना, और इसके अंदर बच्चा है और अब उस बच्चे की डिलीवरी का टाइम है। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं, ये बच्चे का जो हेड है वो यूट्राइन जो बोल है उसको स्ट्रेच कर रहा है। जो बेबी हेड है, जो बेबी का हेड है वो यूट्राइन बोल कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। यूट्राइन बोल कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। करेगा तो स्ट्रेच को मैसेज प्रोसेस करेगी सेंट्रली लेवल। तो यहाँ का यूट्राइन बॉल है, जो यूट्राइन बॉल है वो यहाँ पे एक डिटेक्टर की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? डिटेक्टर की तरह वो यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, वो असेस कर लेगी कि भाई साहब कुछ हो रहा है,
उसके बाद वो ये मैसेज भेजती है हीमोस्टेसिस को, इसको भेजती है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। करने में सबसे बड़ा जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे कंट्रोल यूनिट की तरह काम करने वाला है। वो कंट्रोल यूनिट की तरह काम करने वाला है और वो मैसेज भेजेगा किसको, यूट्राइन वॉल को ही, जो मायोमेट्रियम है, यूट्राइन वॉल में जो मायोमेट्रियम है उसको मैसेज भेजेगा वो कि और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करो, और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करो,